हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, और आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट वन हमने कंप्लीट कर दिया था और आज हम पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट सेकंड जो है हमारा आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है। तो हमें आर्टिकल 5 से 11 तक हमें सिटीज़नशिप बता रखा है। इसमें पहले हम पढ़ लेते हैं सिटीज़नशिप होता क्या है। तो सिटीज़नशिप में आते हैं सिटीज़न, और सिटीज़न जो होते हैं वो उसी देश के जो नागरिक होते हैं। जैसे ये हमारा देश है और इस देश के जो भी नागरिक हैं हम सब इस देश के सिटीज़न माने जाएंगे। और ये जो सिटीज़न होते हैं इन्हें कुछ पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मिले हुए होते हैं। और यहीं पे ही एलियन जो होता है, एलियन को ये पॉलिटिकल और सिविल राइट्स नहीं मिले हुए होते। ठीक है, पॉलिटिकल और सिविल राइट्स ये यहाँ पे एलियन को नहीं मिले हुए होते। और इसमें जो कुछ राइट जो अवेलेबल हैं हमारे भारत के संविधान में, जो कि सिर्फ सिटीज़न को ही अवेलेबल है, वो जो मैं आपको आर्टिकल बता देता हूँ। आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। आर्टिकल 15 में हमें बता रखा है कि जो ये जो है ये सब हमें सिटीज़न, ये जो सारे राइट हैं सिटीज़न को मिले हुए हैं। आर्टिकल 15 हमें बताता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर। 16 में हमें बता रखा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट के अंदर। 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के बारे में बताता है। 29 और 30 हमें बताते हैं कि जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स ये हमें देते हैं। और कुछ जो ऑफिस होते हैं, कुछ ऑफिस हैं हमारे भारत के संविधान में, कुछ ऑफिस बता रखे हैं जो कि भारत के संविधान में, जो कि सिर्फ सिटीज़न द्वारा ही अवेल किए जा सकते हैं। तो हमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बता रखा है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमें बता रखा है। प्रेसिडेंट हमें बता रखा है आर्टिकल 58 में, और वाइस प्रेसिडेंट हमें बता रखा है आर्टिकल 67 में। अब यहीं पे ही हमारा आ जाता है फिर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का हमें आर्टिकल 124 में बता रखा है, और हाई कोर्ट का हमें बता रखा है 217 में, है ना। हाई कोर्ट का हमें 217 में बता रखा है। और फिर हम आ जाते हैं अटॉर्नी जनरल और गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडवोकेट जनरल। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में तो हमें बता रखा है आर्टिकल 76 में कि जो सिटीज़न, अगर ये सिटीज़न नहीं होंगे तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ये सब पोजीशन के लिए। गवर्नर हमें बता रखा है आर्टिकल 157 में। और अटॉर्नी जनरल जो है हमें बता रखा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है हमें बता रखा है आर्टिकल 165 में। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 हमें बताता है सिटीज़नशिप के बारे में। और सिटीज़नशिप इसमें बता रखी है कि इसमें जो पर्सन होंगे, जो इस पर्सन इसमें एंटाइटल होंगे सिटीज़नशिप के, वो डोमिसाइल में अगर वो रहते हैं, भारत की डोमिसाइल में अगर वो रहते हैं तो वो भारत की सिटीज़न ले सकते हैं। ठीक है, और भारत के सिटीज़न वो कैसे ले सकते हैं कि जब वो कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस टाइम पे वो भारत में रह रहे थे, या फिर वो पैदा हुए थे, या उनके पेरेंट पैदा हुए थे, या फिर वो रेसिडेंट कर रहे थे मिनिमम 5 साल से भारत में, जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब। ठीक है, अब इसमें एक बात आती है कि डोमिसाइल और रेसिडेंस में एक अंतर होता है। तो डोमिसाइल और रेसिडेंस का अंतर पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारा भारत का संविधान जो है डोमिसाइल के ऊपर हमें सिटीज़नशिप दे रहा है। ठीक है, तो डोमिसाइल और रेसिडेंस के बारे में क्या बात कही गई है हमें, कि जो क्या कहते हैं, रेसिडेंस होता है वो सफिशेंट नहीं होता डोमिसाइल बनाने के लिए। क्योंकि रिसाइड तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ, जैसे मेरी जॉब लग गई अगर कहीं, और मैं जॉब करने आगरा चला जाता हूँ, और मैं रहता हूँ दिल्ली में।
ठीक है, और मेरा जो डोमिसाइल है वो दिल्ली में है और मैं जॉब करने आगरा चला गया हूँ, तो मेरा रेसिडेंस तो बदल गया, मगर मेरी डोमिसाइल जहाँ मैं हमेशा से रहा हूँ वो तो मेरी दिल्ली ही हमेशा रहेगी। ठीक है। इसमें एक बात और बता रखी है कि इंटेंशन जो है, जो डोमिसाइल तब बनती है। अब आप सोचेंगे कि डोमिसाइल कैसे बनती है, तो डोमिसाइल तब बनती है कि जब आप वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस का इंटेंशन बनाते हैं, तो आपकी वो डोमिसाइल बन जाती है कि आप वहाँ पे परमानेंट रहना चाहते हैं, है ना। अब एक बात और है कि डोमिसाइल के दो क्लास होते हैं, दो क्लास होते हैं डोमिसाइल के दो जो क्लास हैं वो हमें बता रखे हैं। पहला है हमारा डोमिसाइल बाय ओरिजिन, जहाँ पे आप पैदा होते हैं, और एक है डोमिसाइल बाय चॉइस। तो हमारा जो भारत का संविधान है वो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन की बात करता है और डोमिसाइल ऑफ चॉइस की बारे में बात नहीं करता है। ये जो है हमें बता रखा है, वो हमें बताया है प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हमें बताया है कि हमारा भारत का संविधान जो है एक ही चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, जो कि है डोमिसाइल ऑफ इंडिया, और ये किसी स्टेट डोमिसाइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। और इसमें हमें कुछ पॉइंट बताए थे, और कुछ पॉइंट हैं कि जो माइनर और मैरिड वुमेन हैं वो अपनी डोमिसाइल चेंज नहीं कर सकते, और जो इन्फेंट होता है, छोटा बच्चा होता है, वो अपने फादर की डोमिसाइल लेता है, और जो मैरिड वुमेन होती है वो अपने हस्बैंड की डोमिसाइल पे रहती है, और जो विडो होती है वो तब तक अपने हस्बैंड की डोमिसाइल पे रहती है जब तक वो उस अपनी अपनी डोमिसाइल को बदल नहीं लेती है अपने एक्ट द्वारा। अब आर्टिकल 6 में आ जाते हैं हम। आर्टिकल 6 में हमें बता रखा है कि जो सिटीज़न थे, इंडिया चले गए, इंडिया से पाकिस्तान चले गए, है ना, और जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए, उनके बारे में बता रखा है कि जो पर्सन जो है पाकिस्तान से इंडिया आ गए, उन्हें दो कैटेगरी में बांट रखा है, और इसमें हमें एक डेट दे रखी है, 19 जुलाई 1948। तो जो भी पर्सन 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए थे तो उन्हें परमिट सिस्टम पे भारत की सिटीज़नशिप मिल गई, और जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर से ऑफिसर द्वारा रजिस्टर करना पड़ा था, और फिर उन्हें भारत की सिटीज़नशिप मिल गई थी। ठीक है। इसमें हमें बता रखा है कि जो पर्सन जो थे इंडिया से माइग्रेट होके पाकिस्तान चले गए, जो पर्सन इंडिया से माइग्रेट होके पाकिस्तान चले गए, तो उन पर्सन को फिर इंडिया का सिटीज़न नहीं माना गया है, और क्या कहते हैं, जिस पर्सन के पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट बॉर्न हुए थे और भारत में बॉर्न हुए थे, तो उन्हें भी भारत की सिटीज़नशिप मिली है। आर्टिकल 7 में आ जाते हैं। आर्टिकल 7 में बता रखा है कि सिटीज़नशिप के राइट हैं जो कि पाकिस्तान के माइग्रेंट को मिले हुए हैं। पाकिस्तान के माइग्रेंट को नहीं मिलेंगे। तो इसमें बता रखा है कि जो भी पर्सन पाकिस्तान चला जाएगा वो सिटीज़नशिप के लिए फिर सिटीज़न नहीं होगा भारत का, अगर वो 1947 से पहले 1947 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो पाकिस्तान चला गया है, उससे पहले अगर वो पाकिस्तान चला गया है तो वो फिर क्या कहते हैं, इंडिया का सिटीज़न नहीं होगा। इसमें एक एक्सेप्शन दे रखा है कि इसमें अगर कोई पर्सन जो है वो रिसाइड कर रहा है पिछले 5 साल से भारत में ही, तो वह एंटाइटल है, वो होगा सिटीज़नशिप का, मगर उसे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसमें एक केस है कुलाठी वर्सेस केरला। इसमें माइग्रेटेड का मतलब बता रखा है कि माइग्रेटेड का मतलब क्या है। तो इसमें माइग्रेटेड का मतलब बता रखा है कि वॉलेंट्री गोइंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, वॉलेंट्री जा रहा है वो। और ठीक है। अब आर्टिकल 8 में आ जाते हैं हम। आर्टिकल 8 में हमें बता रखा है कि इसमें सिटीज़नशिप मिलेगी जो कि इंडिया के ओरिजिन के हैं, और जो रिसाइड कर रहे हैं इंडिया के बाहर, तो ये एनआरआई लोगों के लिए होता है।
इसमें हमें बता रखा है कि अगर कोई पर्सन या उसके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट भारत में पैदा हुए हैं और जो उसके बच्चे हैं वो भारत के बाहर रह रहे हैं, है ना, रिसाइड कर रहे हैं, उनका परमानेंट डोमिसाइल वहाँ नहीं है, तो आर्टिकल 8 उनके ऊपर लगेगा और वो एनआरआई कहलाए जाएंगे। आर्टिकल 9 में अब हम आ जाते हैं। आर्टिकल 9 में बता रखा है कि जो पर्सन वॉलेंट्री एक्वायर कर लेगा किसी फॉरेन स्टेट की सिटीज़नशिप, तो इसमें अगर कोई पर्सन फॉरेन स्टेट की सिटीज़नशिप एक्वायर कर लेता है तो वो भारत की सिटीज़नशिप खो देता है। ठीक है, अब आर्टिकल 10 में आ जाते हैं। आर्टिकल 10 में बता रखा है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीज़नशिप। इसमें हमें बता रखा है कि एक जो पर्सन होगा वो तब तक सिटीज़न रहेगा जब तक सिटीज़न रहेगा जब तक वो ज़िंदा है, और कोई भी जो है क्या कहते हैं, कोई भी पर्सन उसकी सिटीज़नशिप का राइट नहीं ले सकता है, और पार्लियामेंट भी उस पर्सन की सिटीज़नशिप का राइट उससे नहीं लेगा जब तक कि वो अपनी अपनी सिटीज़नशिप रिवोक नहीं कर देता है। अब इसमें हमें कुछ बातें बता रखी हैं। इसमें सिटीज़नशिप एक्ट बता रखा है 1955 का। तो 1955 का जो सिटीज़नशिप एक्ट है, आर्टिकल 11 हम पढ़ेंगे तो आर्टिकल 11 में बता रखा है कि पार्लियामेंट जो है सिटीज़नशिप को रेगुलेट कर सकती है लॉ द्वारा। तो इसमें हमें सिटीज़नशिप एक्ट बता रखा है 1955 का। इसमें हमें बता रखा है कि पार्लियामेंट ने 1955 में एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीज़नशिप के बारे में बताया था। ये एक्ट जो है हमें बताता है कि आप सिटीज़नशिप किस किस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं, और इसमें 5 तरीके से एक्विजिशन कर सकते हैं आप। पहला आप क्या कहते हैं, बर्थ के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा डिसेंट के द्वारा कर सकते हैं। तीसरा है इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएं या नेचुरलाइजेशन हो फिर, और नेचुरलाइजेशन के बाद बता रखा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, और इस पहला हम पढ़ेंगे बर्थ का। तो जो भी पर्सन बॉर्न होगा इंडिया में 1 जुलाई 1987 के बाद, या उसके पेरेंट अगर बॉर्न होंगे भारत में 1 जुलाई 1987 के बाद, तो वो भारत के सिटीज़न माने जाएंगे, है ना। और जब तक उसके फादर या मदर एनिमी एलियन नहीं होते, मतलब कि बाहर के दुश्मन नहीं होते, तब तक वो भारत के सिटीज़न माने जाएंगे। और अगर कोई पर्सन अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाता है 1 साल के अंदर अंदर, इस एक्ट 1955 वाले एक्ट के बाद एक साल के अंदर अंदर अगर कोई अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाता है तो वो पर्सन सिटीज़न नहीं होगा। इसमें हमें सिटीज़नशिप एक्ट के सेक्शन 5 में हमें बता रखा है कि आप रजिस्ट्रेशन द्वारा भी सिटीज़नशिप एक्वायर कर सकते हैं भारत की। इसमें आपको एप्लीकेशन देनी होगी अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए। इसमें आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी जब आप 7 साल इन भारत में रह लेंगे। तो जब आपको 7 साल हो जाएंगे तो आप एप्लीकेशन दे दीजिए, आपको भारत का नागरिक बना लिया जाएगा। नेचुरलाइजेशन में एक पर्सन जो है एप्लीकेशन देता है जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में होती है, और जब वो फुल एज का या अपनी कैपेसिटी का होता है तब उसे वो एप्लीकेशन ली जाती है। और एप्लीकेंट जो है नेचुरलाइजेशन के लिए तब क्वालिफाई होता है जब उसे सर्टिफिकेट मिल जाता है नेचुरलाइजेशन का। तो नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट लेने के लिए उसे कुछ क्वालिफ़िकेशन पूरी करनी पड़ती हैं। वो क्वालिफ़िकेशन होती है कि वो किसी दूसरी कंट्री का सिटीज़न ना हो, अगर वो, और जो दूसरी कंट्री का सिटीज़न है तो उस सिटीज़नशिप को रिनाउंस करे, भारत में रह रहा हो 7 साल से, या गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा हो 4 साल से, ओथ लेगा वो गुड कैरेक्टर का हो, और उसे गुड नॉलेज होनी चाहिए हमारी भारत की लैंग्वेज की। और नेचुरलाइजेशन उसे तब मिलेगा कि जब उसकी इच्छा होगी भारत में रहने की, या फिर जो गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहा है उसकी। और जो नई टेरिटरी वाला मैंने बताया था, तो टेरिटरी अगर भारत के कहते हैं कोई न्यू टेरिटरी पे कब्जा कर लेता है तो वहाँ के लोगों की जो सिटीज़न होगी वो भारत के सिटीज़न माने जाएंगे। अब आप क्या कहते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं कुछ, टर्मिनेट कर सकते हैं सिटीज़नशिप।
अब आप टर्मिनेट कैसे करेंगे सिटीज़नशिप? पहला आप रिनाउंसिएशन से कर सकते हैं, आप रिनाउंस कर सकते हैं अपनी सिटीज़नशिप। तो जो भी भारत का सिटीज़न है, इंडिया का सिटीज़न है, वो अपनी सिटीज़नशिप को रिनाउंस कर सकता है जब वो अपनी फुल एज और कैपेसिटी का होगा, और वो डिक्लेयर कर सकता है रजिस्ट्रेशन कर और वो डिक्लेयर कर सकता है। और अगर ये डिक्लेरेशन वॉर के दौरान करी गई है तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसे डायरेक्ट करेगी तब उसकी सिटीज़नशिप रिनाउंस हो जाएगी, है ना। और दूसरा इसमें बता रखा है टर्मिनेशन भी कर सकता है। टर्मिनेशन में हमें बता रखा है कि अगर वो वॉलेंट्री अगर क्या कहते हैं जो पर्सन है वो वॉलेंट्री एक्वायर कर लेता है किसी दूसरे देश की सिटीज़नशिप, तो वो अपने देश की सिटीज़नशिप को खो लेता है। तीसरा है डेप्रिवाइजेशन। डेप्राइवेशन में बता रखा है कि अगर कोई पर्सन अपने भारत की सिटीज़नशिप को डिप्राइव कर देता है, इसका मतलब डिप्राइव का मतलब है कि वो अपने भारत के और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल या डिसअफेक्शनेट बयान देता है, या अनलॉफुल ट्रेड करता है, या कम्युनिकेशन करता है एनिमी के साथ, है ना, या फिर वो 5 साल से भारत के बाहर रह रहा है लगातार, और क्या कहते हैं वो और नहीं, और वो भारत के बाहर रह रहा है 7 साल से, 7 साल से लगातार भारत के बाहर ही रह रहा है और एक बार भी भारत नहीं आया है। तो इसका ऑर्डर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर नोटिस देती है उस पर्सन को कि आपको आपकी सिटीज़नशिप छीनी जा रही है, तो आप बताइए कि आपको किस रीज़न पे आपकी सिटीज़नशिप नहीं छीनी जाए। और सिटीज़नशिप जो है हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिर्फ नेचुरल पर्सन को है, आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं है। नेचुरल पर्सन जैसे आम आदमी जो होते हैं, ह्यूमन बींग। आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं कॉरपोरेशन, कंपनी होती हैं, पार्टनर होते हैं, तो इन्हें आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। इसमें हमारा एक केस है स्टेट ट्रेडिंग कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। इसमें बता रखा है कि एक कंपनी और कॉरपोरेशन जो है वो भारत का सिटीज़न नहीं होती है और वो फंडामेंटल राइट क्लेम नहीं कर सकती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।